नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू विश्वविद्यालय का आज विशेष दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन प्रोग्राम है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ इसमें शामिल होंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जम्मू पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। तो आज जम्मू यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जम्मू पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया है। और चलिए अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिजबिहाड़ा इलाके में कार्रवाई हुई है। लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 1 लाख रुपये, 12 AK-47 राउंड और एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तो अनंतनाग में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिजबिहाड़ा इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर के 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में असलहा और हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। 1 लाख रुपये, 12 AK-47 राउंड और एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद हुआ है। लिम क्रॉसिंग पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इस नशा तस्कर के पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया है। लिम क्रॉसिंग पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है पुलिस का, उसमें एक और बड़ी कामयाबी कुपवाड़ा में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद हुआ है। और ये पूरा मामला लिम क्रॉसिंग पर हुई का बताया जाता है, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस अभियान चला रही नशे के खिलाफ और इस अभियान में लगातार उसे कामयाबी भी मिल रही है। कुपवाड़ा में बड़ी कामयाबी मिली है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नशा तस्कर जो पुलिस की गिरफ्त में है, इसके पास से जो प्रतिबंधित नशावर जो पदार्थ है वो भी बरामद किया गया है। लिम क्रॉसिंग पर पुलिस ने इसे धर दबोचा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया है। लिम क्रॉसिंग पर यह गिरफ्तारी हुई है। और चलिए शिमला से बड़ी खबर, जहां पर टैक्सी यूनियनों का विवाद और बढ़ा है। शिमला में टैक्सी चालकों की आज हड़ताल है। आज नहीं चलेगी शिमला में कोई भी टैक्सी यूनियनों ने इसका ऐलान किया है। तो शिमला से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर टैक्सी यूनियनों का विवाद बढ़ा और इसके चलते अब शिमला में टैक्सी चालकों की हड़ताल है। आज नहीं चलेगी शिमला में कोई भी टैक्सी यूनियनों ने इसका ऐलान किया है। रैली भी निकालेंगे टैक्सी चालक, डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में जो संख्या में टैक्सी ड्राइवर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी रैली निकालेंगे और टैक्सी चालक इसके अलावा डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। तो कई दिनों से ये मुद्दा एक तरह से गरमाया हुआ है और अब शिमला में टैक्सी यूनियनों का विवाद एक तरह से बढ़ा है। शिमला में टैक्सी चालकों की हड़ताल है। आज हड़ताल का ऐलान किया है। आज शिमला में कोई भी टैक्सी नहीं चलेगी। तमाम टैक्सी ड्राइवरों ने आज बंद का ऐलान किया है और इसके अलावा टैक्सी यूनियन ने इसका ऐलान किया। इसके अलावा टैक्सी यूनियन ने रैली भी निकालने का ऐलान किया है। जो टैक्सी चालक हैं वो रैली निकालेंगे और ये रैली
डीसी ऑफिस के बाहर तक करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे और अपना जो मेमोरेंडम है वो एक तरह से सौंपेंगे। तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। टैक्सी जो चालक हैं उनमें आपस में भिड़ंत भी हुई थी, लड़ाई भी हुई थी और उसके बाद ये मामला काफी बढ़ गया। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी की जा रही है और अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज टैक्सी चालकों ने हड़ताल की कॉल दी है। आज शिमला में कोई भी टैक्सी नहीं चलेगी और सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्योंकि आप शिमला में ही हैं और आज बताया जा रहा है कि शिमला की जो लाइफ लाइन है, मतलब वहां की जो टैक्सियां हैं, जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं, जो आम लोग वहां पर रहते हैं, आज उन्हें एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज कोई भी टैक्सी शिमला में नहीं चलेगी। जी देखिए, इस वक्त हम एजी चौक पर हैं। यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो शिमला के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह की कॉल है उसमें हालांकि ये तो कहा गया था कि केवल जो इमरजेंसी जो टैक्सीज हैं केवल वही चलेंगी और ये भी कॉल दी गई थी कि जो स्कूल टैक्सीज हैं वो चलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो हमने देखा कि जगह जगह पर जो है टैक्सियां खड़ी हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर जमा होने जा रहे हैं। उनमें से हम लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है भैया। दीपक, जरा बताओ, अब तो ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, क्या चाहते हैं आप, क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर, डिमांड्स हमारी कुछ नहीं है। जो इनके यहाँ पे दहशत है, गुंडागर्दी यहाँ पे फ्लाई है। दो चार लोगों को टारगेट करके जुल्म में मारने आते हैं, फिर बोलते हैं हम गरीब लोग हैं। गरीब की बात नहीं सर, काम करना तो सबका हक है। यहाँ पे काम तो सब करेंगे, पर एक तरीका होता है, सिस्टम होता है हर चीज का बना हुआ। ये गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी सर। फिर उसके बाद ये दबाव बना रहे हमारे पे, लोगों को इकट्ठा करके गलत को सही बना रहे, वो चीज तो नहीं हो सकती ना। हर चीज के एविडेंस है, सब कुछ है। प्रशासन को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है इस हिसाब से। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है सर, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? हमने भी काम करना है यहाँ पे, हम भी काम करना चाहते हैं। सहमे में हमारे लोग की कैसे काम करेंगे हम इस हिसाब से? ये दिक्कत है सर। जरा आज की इस कॉल के बारे में बताएं जरा। ये पूरे जिला शिमला के लिए कॉल है कि कोई भी टैक्सी नहीं चलेगी, केवल स्कूल और इमरजेंसी। सर, इमरजेंसी के लिए हर गाड़ी चलेगी, बाकी लोकल कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ पे चल रही है आज। स्कूल वाले भी नहीं? स्कूल वाली गाड़ी के लिए ड्रॉप कर दिया है सर, ड्रॉपिंग करवा दी है। आते वक्त के लिए जैसे भी यहाँ से रहेगा सिस्टम, उस हिसाब से वो वापस भी आ जाएंगे। वो नहीं करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील है। हाँ। मैं आईजीएमसी टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो सिरमौर और शिमला वर्सेस काम कर रहे हैं ये लोग, ऐसा कोई भी इशू नहीं था। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा, इनमें चंद लोग हैं, 20, 30, 40 लोग मैक्सिमम, जो ये गुंडा तत्व है। आप लोगों के पास भी वीडियो आए होंगे, परसों इन्होंने क्या गुंडागर्दी ऑकलैंड टनल पे की। 100-150 लोग आए हैं, 20-25 गाड़ियां लेके, हथियारों को लैस लेके। आप सोचो, आप उन लोगों ने बाद में ये कहा मीडिया में कि हम लोगों ने उनकी गाड़ियों में डंडे डाले। क्यूआरटी टीम वहाँ थी, सारे लोग वहाँ थे, पुलिस की 80 लोग थे, उनकी गाड़ियां लॉक थी। डंडे हम लोग उनकी गाड़ी में कैसे डाल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात, उन लोगों ने अपने लोगों को ये भड़काया। आप यकीन मानिए, कल हम लोगों को सिरमौर के हमारे भाई लोगों ने बताया कि हम लोगों को ये बोला गया रोनाहट से लोगों को कि शिमला में हम सिरमौरियों को नहीं मान रहे हैं जी, शिमला वाले। अच्छा। जो कि विवाद नहीं था, इनके लोगों ने गलतफहमी उन लोगों में डाली है। पहली बात हम आप लोगों की तरफ से क्लियर कराना चाहते हैं, सिरमौरी लोग भी हमारे भाई हैं। हम किसी भी यूनियन ने ये नहीं बोला, किसी भी आदमी ने ये नहीं बोला कि सिरमौरी नहीं चलेंगे। अभी भी मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, 20 से 40 लोग हैं गुंडा तत्व, जिसमें हमने परसों भी एसपी महोदय को विद फोटो विद नाम उन लोगों के नंबर दिए हैं। उसके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए आ जाए हैं कि क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन उनमें अरेस्ट हुआ है, जिसके लिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। साथ ही हम सिरमौरी भाइयों को ये बताने आए हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं। कल उन्होंने स्टूडेंट्स लेके आए यूनिवर्सिटी से,
ठीक है जी। उसी पर मैं आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये विवाद तो सिर्फ दो लोगों के बीच था, फिर ये दो गुटों में बंट गया, दो गुटों के बाद ये दो जिलों में बंट गया, फिर ये अस्मिता का सवाल आ गया, और वो ये कह रहे हैं कि ये सारा काम जो है जब अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री है उनकी स्टेटमेंट के बाद हुआ। सर देखिए, स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने भी देखी होगी, हमारे राणा जी ने किसी को भी ऐसी कोई बात नहीं की है जिस तरह उन्होंने बाइट दी है। आप अगर ढंग से वीडियो देखेंगे, राणा जी ने ये कहा है जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है उस पे एक्शन किया जाए। जो दोषी है वो चाहे हमारा हो चाहे सिरमौर का, क्योंकि देखिए गाड़ियां आपने देखी होगी वो सारी एन नंबर की थी। आपने अगर गौर किया होगा, जितनी गाड़ियां इनबाउंड हमने करवाई है 17 गाड़ियां थी, वो 14 गाड़ियां उस दिन बाउंड करवाई है। हमारे सामने एसपी जी ने ऑर्डर दिया है, राणा जी ने ये कहा है इनको इनबाउंड किया जाए जितनी ये गाड़ियां हैं। और जितने ये लोगों ने, जितने फुटेज है उनके अकॉर्डिंग जितने लोग दिख रहे हैं, ये गुंडा तत्व, जितने भी तलवारें हाथ में थी उन लोगों के, डंडे उन लोगों के हाथ में थे, ये सारे आपके अरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, सोमवार को प्रोटेस्ट हुआ, कि आपको लगता है कि जो भीड़ वहां पर जमा हुई उनमें जिन तत्वों की आप बात कर रहे हैं कि थोड़े से लोग थे, उन्होंने और ज्यादा भड़काया? जी बिल्कुल यही बात हुई है जी। उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, वही बात मैंने आपको भी क्लियर कराई है। कल रोनाहट से ऐसे लोग आए हैं जिनको ये भी नहीं पता था कि शिमला में हुआ क्या है। उन लोगों को ये बताया गया, उन लोगों के प्रति गांव को फोन करके, कि हम लोगों को शिमला में सिरमौरियों को मान ही नहीं रहे हैं, आप लोग इकट्ठे होके आइए ताकि हम लोग इस पे प्रोटेस्ट करें, जो कि मुद्दा नहीं है। उन लोगों को भी नहीं पता बेचारों को। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं हर सिरमौरी को, दिहाड़ीदार आदमी काम करे, हर आदमी काम करे सिरमौर का, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हम आज भी बोल रहे हैं आपके माध्यम से, हम लोगों की डिमांड थी जो एक, हमारी दो डिमांडें मेन है, शोगी से लेके आपके माध्यम से मैं आपकी बात बताऊं, सारी पब्लिक ये देख रही होगी, आप लोगों ने, सभी पब्लिक ने, हमारी सभी आम पब्लिक ने देखा होगा, शोगी से जब भी शिमला की ओर हम आते हैं कितने लोग ये अनऑथोराइज्ड गाइड गाड़ियां रोकते हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं, अगर 4 लोग, आप टूरिस्ट है, 4 लोग एक साथ एक गाड़ी के पीछे पड़ेंगे तो सबसे पहला टूरिस्ट में डर फैलता है कि ये चोर डकैत है, क्यों गाड़ियों को मार रहे हैं। ये चीज तो पता ही नहीं लगती ना कि गाइड है। एक सिंपल कागज लेके आप गाइड बोलते हैं, लाइसेंस ऑथोराइज्ड आदमी हो, ऑथोराइज्ड आदमी जो बिल्कुल जिसको कानून ने मान्यता दी हुई है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो बंदा है काम करे, काम करता था। ये धांधली नहीं चलेगी। एक बात जो इन्होंने बोला कि हमारी चुड़ेश्वर यूनियन हमारी रजिस्टर है, वो चुड़ेश्वर यूनियन कहाँ है हमारे को भी बताया जाए। पूरे हम आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये शिमला टैक्सी यूनियन नहीं है आज इकट्ठी हुई हुई, 11 डिस्ट्रिक्ट की यूनियन हमारी इकट्ठी हुई हुई है सर। जी जी, हमीरपुर, बिलासपुर, धर्मशाला, रामपुर, कांगड़ा, हमारे पास इस टाइम किन्नौर से लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सिर्फ एक सिरमौर की वजह से। जी, आपका क्या नाम है, जरा आप बताएं। हाँ सर, राजेंद्र ठाकुर नाम है। तो जो हम आज जो इकट्ठे हुए सर, हम इसलिए इकट्ठे हुए कि लोगों में ये जो सत्यवाद का भ्रम फैलाया जा रहा है ये बहुत गलत है। जबकि दो यूनियन टैक्सी, दो यूनियन की लड़ाई हुई और एक यूनियन में लोग जाते, 20-25 लोग जाते और डंडे तलवारें लगे उनको मारते हैं। तो हमारा आज जो लोग इकट्ठे हुए इसलिए हो कि उनको अरेस्ट किए जाए, और जो सिरमौर के लोग हैं उनसे हमारे को गिलो शिकवा नहीं है। तो ये विवाद सुलझेगा कैसे? आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के बयान आ गए, नरेश चौहान का बयान आ गया, नेता प्रतिपक्ष का भी बयान आ गया। सर देखिए, जो लड़ाई हुई है उसमें वीडियो बना है, हर चीज है, और उन लोगों पे अभी तक वो अरेस्ट नहीं है, बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, और जो सिरमौर के लोगों ने राजनीति मोह दे दिया सत्यवाद का, हम वो आपने भी देखा होगा राजेंद्र भाई कि वो ये कह रहे हैं कि डर तो सिरमौर वाले रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। सर लोकतंत्र है, डरने की किसी जरूरत नहीं है, वो भी हमारे भाई है, कोई किसी हमारा गिलो सिकोनी किससे नहीं। जो लोग जिन्होंने गुंडागर्दी की वो लोग अरेस्ट होने चाहिए, और हमारे को किसी सर गिलो सिकोनी है। मेन है सर हमारे को। और दूसरे जो हमारे अनिरुद्ध जी पे जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सर गलत है। सुनो, वो तो एक मंत्री है, अगर उनकी पंचायत में अगर कोई प्रधान होगा वो भी तो आएगा सर, उनकी पंचायत में जाके लोगों को मारेंगे तो प्रधान भी तो आएगा सर, वो तो वहाँ के उनके लोग हैं। ठीक है सर, उन कमेंट कर रहे हैं, सारे जो उनके नेता प्रतिपक्ष है वो भी कमेंट कर रहे हैं कि वो भी टिप्पणी कर रहे हैं कि अब कुछ एक तो ऐसी चीजें हैं जिसका पता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि लड़ाई किस चीज की है, बात क्या है, उसको क्षेत्रवाद और राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और राणा जी, ठीक है जी, हम लोग आपको बताना चाहेंगे, हम ये बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। रणधीर, बिल्कुल पहली नजर में जिस तरह से आपने लोगों से बात की तो ये लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा देखिए
इतना जटिल यह मुद्दा नहीं है। मिल बैठकर अगर बातचीत की जाए तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज ये लोग रैली कर रहे हैं, इनकी भी अपनी कुछ डिमांड है। ये उन लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की है। और जिस तरह से इसमें इन्होंने कहा कि सिरमौर वर्सेस शिमला करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उम्मीद की जा सकती है रणबीर कि जब ये लोग मिल बैठेंगे, इनमें बातचीत होगी, इस पर कोई पॉलिटिक्स या सियासत ना हो, तो इस मुद्दे को आगे एक तरह से सुलझाया जा सकता है। दोबारा से रणबीर हम आपके साथ जुड़ेंगे, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। 23 जून यानी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे अमित शाह। जम्मू में पब्लिक रैली को संबोधित भी करेंगे और इसके अलावा श्रीनगर में वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर में भाग लेंगे। गृह मंत्री के दौरे से पहले सतर्कता बढ़ाई गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर और अन्य इलाकों में भी सख्त सुरक्षा बंदोबस्त की गई है। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं और जम्मू में एक पब्लिक रैली करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर में एक प्रोग्राम में भी भाग लेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री के दौरे से पहले सतर्कता बढ़ा दी गई है और इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर और अन्य इलाकों में भी सख्त सुरक्षा बंदोबस्त की गई है। तो गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इस पर और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा काफी इंपॉर्टेंट है और खासतौर से अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले उनका यह दौरा हो रहा है। बिल्कुल हुरैरा, आपने सही कहा और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट दौरा है हर पहलू से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू हो रही थी और 1 जुलाई से शुरू हो रही है। उससे पहले उनका ये दौरा, और न सिर्फ जम्मू में पब्लिक रैली को खिताब करेंगे बल्कि कश्मीर भी जाएंगे। कश्मीर में उनका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। जम्मू में एक ही पब्लिक रैली है, उसके बाद
कल जब रैली करने के बाद वो कश्मीर पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी के हिसाब से देखें हुरेरा या डेवलपमेंट के हिसाब से देखें या बाकी इश्यूज पर बहुत मंथन होगा। तकरीबन दिन भर उनका जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी मीटिंग्स हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स हैं, जो अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो उसके मुतलिक मीटिंग्स हैं। फिर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सेंटर स्पॉन्सर्ड और J&K स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी रिव्यू करनी है, उनको वितस्ता फेस्टिवल में शिरकत करनी है। उसके साथ साथ वो बालतल भी जा सकते हैं, ऐसी खबरें भी हैं, हालांकि उसकी कंफर्मेशन अभी बाकी है। अगर हम हुरेरा यहाँ की बात करें, जम्मू की बात करें, तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये स्टेज है जहाँ पे अमित शाह आएंगे। ये स्टेज इसको तैयार किया जा रहा है। इस स्टेज को अब और मैन और मशीनरी के साथ इसको इस वक्त काम चल रहा है। इसको लास्ट फेज जो हम ये कह सकते हैं इसकी तैयारियां की जा रही हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको, अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये जो कुर्सियां भी अभी लग रही हैं, आप देख रहे हैं पूरा जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। लेबर का जो वर्क फोर्स है वो इस वक्त काम कर रहे हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। जो यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, तैयारियां हैं, उनको अब हतमी शक्ल दी जा रही है क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। कल 10:30 से 11 बजे के बीच वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कैमरामैन हमें दिखाएंगे, ये जो दूसरा जगह है जहाँ पे ये कुर्सियां यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी लगी नहीं है वहाँ की तैयारियां वहाँ पे अभी आखिरी फेज में इसको किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे पूरे ग्राउंड की रिनोवेशन की रिपेयरमेंट की जा रही है। पूरा ग्राउंड जो ये JDA पार्क है, जहाँ पे आपको मैं याद दिला दूं कि अमित शाह ने पिछले साल भी एक पब्लिक रैली को खिताब किया था इसी JDA पार्क में, और अब इसी पार्क में वो दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं। और लास्ट टाइम आपको पता ही है वो अक्टूबर में 4 अक्टूबर को उन्होंने एक रैली की थी राजौरी में। उसके बाद हालांकि वो आए थे यहाँ पे, एक विजिट किया था जब डांगरी का एपिसोड हुआ था, जब डांगरी का अटैक हुआ था, उसके बाद वो आए थे। लेकिन जो कुल मिला के उसमें जो रैली है वो आज इस साल की उनकी पहली रैली है जम्मू में, और इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हैं, क्योंकि इलेक्शंस की भी तैयारियां हैं। असेंबली इलेक्शंस कब होंगे उसका तो अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन है, उससे पहले पंचायत और म्यूनिसिपल पोल्स भी जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए वो अपने पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करना चाहते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए कल जो महाअभियान रैली है, कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी भी है, उसके संदर्भ में भी यहाँ पे वो इस रैली को खिताब करेंगे। और अपनी स्पीच में वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या चीजें कहते हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। और बिल्कुल समीर, जिस तरह से आपने ये पूरा पंडाल दिखाया है, जिस तरह से आप ये पूरा पंडाल हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, कल यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पब्लिक रैली करेंगे। जितनी बड़ी तैयारियां, जितने बड़े पैमाने पर ये तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि कई हजार लोग इस रैली में उन्हें सुनने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि जम्मू रीजन से के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से भी बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू हमेशा ही अगर हम देखें पिछले कई सालों से स्ट्रांग होल्ड रहा है जम्मू। खासकर 2008 में जब अमरनाथ यात्रा का अमरनाथ रो हुआ था, उस पर तनाज़ा बढ़ा था। उसके बाद जम्मू लगातार बीजेपी ने यहाँ पे मजबूती हासिल की थी, और 2014 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें उसको 25 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पे अपने वर्कर को, क्योंकि उनका जो निशाना अगले असेंबली इलेक्शंस के लिए वो 50+ का आंकड़ा उन्होंने हदफ किया हुआ है, उन्होंने फिक्स किया है कि 50+ की सीटें लेनी है असेंबली की। इसीलिए जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, वहां पे भी पार्टी बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। और अब धारा 370 हटने के बाद क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर ज्यादा फोकस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और अमित शाह जब कल आएंगे वो बहुत सारी चीजों को छुएंगे, वो ये भी दिखाएंगे की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, समझाने की कोशिश करेंगे वर्करों को कि जो हमने एजेंडा रखा था जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए, यहाँ खुशहाली के लिए, क्या क्या हमने अचीव किया और क्या क्या हम अचीव करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए जितना भी वो कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे कल करने की। और अगर हम फिर पंडाल की तरफ देखें, आपने सही कहा, पंडाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लग रहा है कि कोने कोने से जो जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पे आएंगे इस रैली को देखने के लिए। हालांकि गर्मी यहाँ जम्मू में बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन गर्मी की परवाह न करते हुए
खासी तादाद में न सिर्फ जम्मू डिवीजन के बल्कि कश्मीर संभाग से भी कई वर्करों के यहाँ जम्मू आने की संभावना है। और कल जब अमित शाह अपनी रैली करेंगे, हुरैरा आपको पता ही इस वक्त जो माहौल बना है, पॉलिटिकल माहौल, हालांकि जम्मू कश्मीर में इतना गर्म नहीं है क्योंकि असेंबली के इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन आगे के दिनों में यहाँ म्यूनिसिपल पोल्स, पंचायत पोल्स और फिर लोकसभा के पोल्स होने वाले हैं। तो पार्टी, और ये भी मैं बता दूं, अभी अमित शाह की कल रैली करेंगे 26 तारीख को। बहुत इंपॉर्टेंट दौरा राजनाथ सिंह का भी होने वाला है जम्मू, जहां पे वो एक सिक्योरिटी मीट को करेंगे, एक एक्सपर्ट्स की एक सिक्योरिटी मीट को खिताब करेंगे जो बीजेपी ने बुलाई है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन हैं या टॉप जो ऑफिशियल रहे हैं पुलिस और बाकी डिफेंस विंग्स के, उनके ऑफिशियल से वो इंटरेक्शन करेंगे, मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे। और उसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर भी वो जाएंगे जहां पे वो बीजेपी के जो टॉप ऑफिस बेयरर्स हैं जम्मू कश्मीर के, यूटी के, उनसे बात करेंगे, उनके क्लोज डोर मीटिंग करेंगे। उसके बाद 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया के लोगों से बात करेंगे जो वर्कर्स हैं बीजेपी, जिसमें जम्मू कश्मीर के वर्कर्स भी हैं, लीडर भी हैं। तो कुल मिला के अगला हफ्ता जो है बहुत हेक्टिक, कल से ही समझिए कि बड़ा हेक्टिक रहने वाला है। बीजेपी के जो टॉप ब्रास है वो यहाँ पे विजिट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो जाहिर है बीजेपी मिशन कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए नेशनली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है धारा 370 हटाने का मुद्दा, यहाँ पे पीस लाने के जो वादे हैं वो और दावे हैं वो जो बीजेपी पूरा इंडिया में उसको बुलाने की कोशिश करती है। और इसी कोशिश का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। अगर आप देखें तो बिल्कुल पूरे बिल्कुल समीर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल क्या कुछ रहेगा? जम्मू कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे पब्लिक रैली करेंगे, और उसके बाद क्योंकि उन्हें फिर श्रीनगर भी जाना है, वहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में उन्हें शिरकत करनी है, तो उनके इस दौरे का पूरा शेड्यूल क्या कुछ रहेगा? देखिए अभी ऑफिशियली जो आना है उनका शेड्यूल आना है, लेकिन जो हमारे टॉप सोर्सेज का कहना है और कंफर्म सोर्सेज का कहना है कि तकरीबन 10:30 से 11 बजे के करीब वो इस जगह पे जहां पे हम खड़े हैं भगवती नगर में जेडीए पार्क, यहां पे वो आएंगे। उसके बाद उनका प्रोग्राम ये है कि ये रैली खत्म करने के बाद कुछ लम्हे के लिए यहाँ जो एलजी राजभवन ऑफिस है वहां पे जाएंगे, राजभवन जाएंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद वो सीधा वहां से श्रीनगर चले जाएंगे और श्रीनगर में एक सिक्योरिटी मीटिंग है उनकी, पहले वो सिक्योरिटी मीटिंग को करेंगे। वो बालतल भी जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। वो बालतल का रिव्यू करेंगे, वहां पे जो पहलगाम रूट है अमरनाथ का, गांदरबल से जो बालतल का रूट है वहां पे वो उसका जायजा लेंगे। अमरनाथ की जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, वहां तैयारियां जो है वो उसकी, फिर वापस आके वो कई डेलीगेशन से मिलने वाले हैं। वो विविधता का जो फेस्टिवल है उसमें भी वो शिरकत करेंगे और कई डेलीगेशन जिसमें बीजेपी की डेलीगेशन हैं, एससी मोर्चेज के डेलीगेशन और बाकी खास आम लोग जो वहां पे कुछ डेलीगेशन, उनसे भी वो मिलेंगे। डेवलपमेंट जो सेंटर स्पॉन्सर्ड और जिनके स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका भी वो रिव्यू लेंगे एक हाई लेवल मीटिंग में। तो उनका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि 24 तारीख को उनको 3 बजे मणिपुर पर एक ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई है। तो क्या वो रात को रहेंगे? ऐसी खबरें हैं कि वो रात भर वहां कश्मीर में रह सकते हैं और फिर परसों सुबह वो या उसके दूसरे दिन वो सुबह दिल्ली चले जाएंगे। हालांकि मैंने जिस तरह कहा कि अभी उनका फिक्सर आना बाकी है, उनका शेड्यूल आना बाकी है, वो आज रिलीज होगा उनके ऑफिस से। लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है कश्मीर वैली में। सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, बाकी जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं, लोगों से मिलने का जो है वो प्रोग्राम है उनका। बिल्कुल समीर, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल से यह एक तरह से दौरा शुरू होगा। जम्मू से उनके दौरे की शुरुआत होगी जहां पर पब्लिक रैली करेंगे और जम्मू कश्मीर दोनों जगह मिलाकर ये दौरा काफी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन काफी बिजी शेड्यूल रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। समीर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हिमाचल से आ रही, जहां पर मनोहर लाल हत्या मामले से जुड़ी हुई खबर है। चंबा में आज जन आक्रोश रैली है। सिंगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति ये रैली निकालेगी। हत्या के विरोध में बाजार भी आज बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनोहर लाल हत्या मामले में लगातार तनाव अभी एक तरह से बरकरार है। चंबा में आज जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। सिंगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति इस रैली को निकालेगी और इस विरोध में, हत्या के विरोध में आज बाजार भी बंद रखे जाएंगे। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मेन रोड हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं, इक्का दुक्का लोग आते जाते दिख रहे हैं और पूरी तरह से बाजार आज बंद रखे जा रहे हैं। तो हत्या के विरोध में आज बाजार भी बंद किए गए हैं और इसके अलावा जन आक्रोश रैली भी की जाएगी। तो मनोहर लाल हत्याकांड जब से सुर्खियों में आया है, प्रकाश में आया है, उसी वक्त से लोगों में काफी नाराजगी है, लोगों में काफी ज्यादा रोष पाया जा रहा है और इसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सिंगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति की तरफ से ये रैली निकाली जाएगी, ये आक्रोश रैली होगी और इसके अलावा हत्या के विरोध में बाजार भी बंद रखे गए हैं। और चलिए सीधे चंबा का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम, 10:30 सुबह के बज चुके हैं। ये कहा जा रहा था कि आज बाजार, हत्या के विरोध में बाजार बंद रखे जाएंगे। कितना असर इस बंद का देखने को मिल रहा है? जी अबू, देखिए, जो ये संघणी हत्याकांड संघर्ष समिति द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर आज पूरा बाजार बंद कर दिया गया है और यहाँ तक कि सब्जी की दुकानें भी पूरी तरह बंद है। हालांकि कुछ दवाई की दुकानें और दूध की दुकानें खुली थी, लेकिन उसके बावजूद सारी दुकानें जो है पूरी तरह से बंद है। आज सुबह से ही यहाँ लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। अभी 10:30 का समय हो चुका है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। लोगों ने यहाँ इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आक्रोश रैली जो है, यहाँ चुगान नंबर 2 से लोग इकट्ठा होंगे और पूरे जो शहर है उसका चक्कर लगाएंगे। देखिए, यहाँ लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यह हर जो सामाजिक संस्थान है, चाहे व्यापार मंडल है, उन सब के लोग जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। लोगों में काफी रोष है इस हत्याकांड को लेकर, लोगों में काफी रोष है। हालांकि पुलिस द्वारा जो है मामला जो है पूरा जो साक्ष्य है वो भी जुटाए जा रहे हैं। जो आरोपी हैं, जो इस हत्या के पीछे आरोपी हैं, उन्हें जो न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं, इसी संदर्भ में यहाँ पर ये बंद का आयोजन किया गया है और यहाँ आक्रोश रैली अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी। 11 बजे का समय यहाँ रखा गया, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे लोग और भी ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जो पहले हत्याकांड हुआ था, सॉरी माफ कीजिए, जो पहले जो अग्निकांड हुआ था, वहां पर जो लोगों द्वारा जो आग को आग के हवाले किया गया था, उस तरह की कोई ऐसी स्थिति यहाँ ना बने। तो पुलिस ने यहाँ सुबह अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे इस मुख्यालय में रोड मार्च किया था और पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पर ये जो रैली है, यहाँ पर किसी तरह की कोई आपत्तिजनक बात ना हो, कोई शरारती तत्व इस रैली में घुसकर कोई उत्पात ना मचाएं। तो फिलहाल आप देखिए, जमकर नारेबाजी हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पूरी लोग जो है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी हेम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्होंने दिखाया कि बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं और इसके बाद यहां से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। सिंगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति की तरफ से ये रैली निकाली जाएगी और आपको बताते चले कि हत्या के विरोध में आज बाजार भी पूरी तरह से बंद किए गए हैं। जो अभी की तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से, वो भी एक तरह से हमारे सहयोगी हेम ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हेम, जिस तरह से आपने कहा कि जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, लोग अभी बड़ी संख्या में यहां पर जमा हो रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं वो जमा हो रहे हैं और यहां से रैली की शक्ल में ये एक तरह से निकलेंगे। क्या कुछ इनका रूट रहेगा? कितना लंबा रूट रहेगा? पुलिस ने या प्रशासन ने किस रूट पर जाने का इन्हें परमिशन दिया है? और इसके अलावा सिक्योरिटी की जिसकी आप बात कर रहे थे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ चुगान नंबर 2 में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापार मंडल, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद ये शहर मुख्य बाजार का चक्कर लगाएंगे और मुख्य चौक जो यहाँ मुख्य बाजार का मुख्य चौक है, वहाँ पर एक छोटा सा एक मंच बनाया गया। वहाँ सभी सामाजिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं
वो वहां से लोगों को संबोधन करेंगे, वहां से अपना जो गुस्सा जाहिर करेंगे। उसके बाद उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा जाएगा जिसमें ये मांग की जाएगी कि ये जो इस हत्याकांड के पीछे जो लोग हैं उनकी जो जांच है एनआईए के द्वारा करवाई जाए। हेम, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा से लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे इस वक्त जम्मू का रुख करेंगे। और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है। और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल, अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। परिवर्तन के साथ एडॉप्ट करना और उसी के अनुसार निरंतर नया सीखना, ये भारत की प्राचीन संस्कृति की परंपरा रही है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, अभी आपने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति जी को सुना, जो प्रयोग इन्होंने प्रारंभ किए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू विश्वविद्यालय देश का एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनेगा और केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की शिक्षा को एक नई दिशा देगा। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा गया है, संवत्सरम सस्याना ब्राह्मण व्रतचारिण। शिक्षित व्यक्ति एक तीर्थयात्री की तरह होता है जो एक लक्ष्य के साथ हमेशा चलता रहता है, कुछ नया सीखता है और कुछ नया बांटता है। आज से आपकी भी एक नई तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है और चरय वेद के संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाना है, कुछ नया सीखना है। जो विजडम जम्मू विश्वविद्यालय से आपको मिला है उसे बांटना भी है। युवा साथियों, जिस दौर में मैं विद्यार्थी था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUIT में पढ़ता था, हमारा भी कन्वोकेशन समारोह हुआ था। उस समय सभी को यकीन था कि आने वाले कई वर्षों तक सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी बदलाव उतनी तेज गति से नहीं होंगे। तब हम परिवर्तन के महीने, साल बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते थे। उस समय हमने नहीं सोचा था कि आने वाले भविष्य में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होगा और टेक्नोलॉजी दिन नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से बदल जाएगी। और अगर मेरी जनरेशन के पहले बदलाव की बात हम करें तो इतनी धीमी गति से होता था कि कई बार ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया है। वह निश्चिंतता अब आज नहीं है। आज विश्वास के साथ हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगले साल तक सभी सेक्टर्स वैसे ही होंगे जैसे आज हैं। जरा सोचिए, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब आप में से बहुत से नौजवान अपने कैरियर के चरम शिखर पर होंगे, लेकिन हम में से कोई भी यहां बैठे अनेक विद्वान भी यह प्रेडिक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते कि सन 2047 में किस सेक्टर में किस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। साथियों, 2047 तो क्या, मुझे लगता है हम यह भी सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल बाद यानी 2035 में किन नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी।
और ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कौन से जॉब्स हैं जिनका अभ्युदय होगा, उदय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में हो रहे परिवर्तन ने हमें अवसर दिया है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए स्वरूप में देखें और यूनिवर्सिटीज मात्र रटे रटाए जानकारी की पाठशाला नहीं, बल्कि इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस तथा क्रिएटिव व्यक्तित्वों का निर्माण करने का केंद्र बन सके। अब मुझे खुशी है कि जम्मू विश्वविद्यालय ने वो काम प्रारंभ कर दिया है। साथियों, विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अब तक हुए इन्वेंशन पर रिसर्च करके यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि पिछले 20,000 वर्षों में संसार ने जितनी तरक्की की थी उतना ही विकास 21वीं शताब्दी के मात्र 15 वर्षों में हुआ है। ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन की गति इतनी तेज हो तब यह गौर करना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा कैसी हो, एजुकेशन कैसा हो और स्टूडेंट्स को किस तरह के स्किल्स प्रदान किए जाएं। मुझे स्मरण है 80 के दशक में अगर किसी स्टूडेंट के पास विदेशी पोर्टेबल टाइपराइटर होता था तो उसे विश्वविद्यालय में सबसे एडवांस और मॉडर्न स्टूडेंट माना जाता था। आज 45 साल बाद जब वह टाइपराइटर आपको किसी एंटीक की दुकान पर भी नहीं मिलता, 45 साल में उस दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज एंटीक हो गई है और मात्र पिछले 5 साल में टाइपिंग का प्रोफेशन लगभग समाप्त हो गया है। आज सभी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है, वह ओपन एआई ऐप को निर्देश दे सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में जानना है। उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी मिनट भर में टाइप होकर उनके मोबाइल फोन पर आ जाएगी। आज पेंटिंग, म्यूजिक, इंजीनियरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर कोडिंग तक की इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें लाइब्रेरी जाने, अखबार, मैगजीन, किताब और क्लास की जरूरत नहीं रह गई। वो सब कुछ उनके फोन में मौजूद ऐप, एल्गोरिदम से मिनट भर में उपलब्ध हो जाएगा और वो जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन होगी ताकि उनको पढ़ने और समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो। किसी विषय के बारे में आपको सलाह लेनी है, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। टाइम मैगजीन ने तो कुछ महीने पहले एक कवर स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा था व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ टाइम कवर स्टोरी विद टाइटल दैट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्स रेस इज चेंजिंग एवरीथिंग। और चैट जीपीटी ने बाकायदा उसका जवाब दिया था कि आपकी कवर स्टोरी का टाइटल सेंसेशनल है और शायद इस कॉम्प्लेक्स इशू को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। टाइम मैगजीन ने उस चैट के स्क्रीनशॉट को मैगजीन के कवर इमेज के रूप में यूज किया जो हमारे आसपास हो रहे परिवर्तन की तीव्र गति को दर्शाता है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि विद्यार्थियों के पास आज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का भंडार है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ही और सी इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। ऐसी दशा में स्टूडेंट्स मात्र किताबी ज्ञान प्राप्त करने, सिर्फ अपने मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करने नहीं आएगा, बल्कि विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसे ह्यूमन कैपिटल तैयार करने हैं जो इस तेजी से बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित आने वाले भविष्य में अपना रिलेवेंस बरकरार रख सकें और प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू सकें। अभी कुछ दिन पहले डैनियल कॉनमैन की एक किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन उच्च जीवन का मूल्यांकन नहीं हो सकता। साथियों, उस एक स्टेटमेंट ने मुझे सोचने पर विवश किया कि आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में वही एजुकेशन रिलेवेंट होगा जो स्टूडेंट को जीवन मूल्यों के साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी तैयार करेगा और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं
बल्कि इंडिविजुअलिटी, स्टूडेंट के यूनिकनेस, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के स्किल्स को और तीव्र गति प्रदान करेगा। गैनवेल टेक्नोलॉजी के सीईओ मार्क निकरम ने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि भविष्य के जॉब्स कैसे होंगे। उन्होंने लिखा कि भविष्य के बारे में अनेक थियरीज हैं, निश्चित कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किसी अवसर की कमी नहीं होगी जो अपने पैशन को अपनी शर्तों पर फॉलो करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं जिस दिन एक स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त कर लेगा, जिस दिन उसके व्यक्तित्व की यूनिकनेस को क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, जिस दिन उसकी मेमोरीज नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को सम्मानित किया जाएगा, उस दिन वह किसी भी अज्ञात चुनौती से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा और परिवर्तन चाहे जितनी तेजी से हो, वह अभिमन्यु की तरह कुरुक्षेत्र में अभय खड़ा होगा और अंतिम फाटक भी जरूर तोड़ेगा। हमें हर स्टूडेंट के भीतर छिपे अद्वितीय प्रतिभा को सम्मान देना है और क्लासरूम का एजुकेशन ऐसा हो जो साहस पैदा करे, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट थिंकिंग की शक्ति दे और फर्स्ट आने की नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हायर एजुकेशन काउंसिल और हमारे विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति इस दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सभी कुलपतियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके सभी सहयोगी जो शिक्षा से जुड़े हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में माननीय उपराष्ट्रपति जी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज जिनको डिग्री मिल रही है, जिनको मेडल मिल रहा है, उनके उज्जवल भविष्य की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ वी वुड लाइक टू अवार्ड द गोल्ड मेडल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह चल रहा है जहां पर एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 67+ crore viewers. पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां पर होली समारोह पर पाबंदी से जुड़ा हुआ मामला है। अधिसूचना को वापस लेगा उच्च शिक्षा आयोग। जी हां, विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर रोक लगाई गई थी। धार्मिक सद्भाव को रोकना नहीं बल्कि उसका जश्न मनाना है, सलमान सूफी का अब बयान आया है। तो कल ही एक खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में होली समारोह पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अब इस मामले में अधिसूचना को वापस लेगा उच्च शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर रोक लगाई गई थी। धार्मिक सद्भाव को रोकना नहीं बल्कि उसका जश्न मनाना है, सलमान सूफी का अब इस पर बयान आया है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से होली मनाने पर रोक लगाई गई थी, विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर रोक लगाई गई थी, इसका अब नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। अधिसूचना को वापस लेगा उच्च शिक्षा आयोग। पहले इसे लागू किया गया था कि जो माइनॉरिटीज के जो स्टूडेंट हैं वो विश्वविद्यालयों में होली नहीं मना सकते हैं, जश्न नहीं मना सकते हैं, लेकिन अब ये खबर आई है कि अधिसूचना को वापस लेगा उच्च शिक्षा आयोग और जो रोक लगाई गई थी उस रोक को हटाया जाएगा। यानी माइनॉरिटीज के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी खुशी के मौके पर होली खेल सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। इससे पहले विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर रोक लगाई गई थी। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक